लूंगा। ओके बच्चों, तो हमारा टॉपिक है 11th का क्या, नहीं सॉरी 12th का वेव। और इसमें हम लोग काफी हद तक कर चुके हैं, लेकिन मैं नया पेज लेके चलता हूँ क्योंकि वो तो नोट्स है ही तुम्हारा। हम लोग ये लास्ट पढ़ चुके हैं। मैं जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर दूं कि हमने क्या पढ़ा है। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरफेरेंस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने कुछ इस तरह से पढ़ना शुरू किया था कि ये असल में सुपरपोजिशन है। और सुपरपोजिशन सुनते ही क्या वर्ड आता है दिमाग में? सुपरपोजिशन सुनते ही क्या वर्ड आता है? देखो मेरी पढ़ाई केवल और केवल मेरे सेंटेंस पे डिपेंड करती है, मेरे वर्ड्स पे बस, और वो रटा होना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ कि कम से कम तुम वर्ड्स मेरे रटो। सुपरपोजिशन मींस वेक्टर। सुपरपोजिशन कहां पे यूज किया जाता है? कहीं पे भी वेक्टर सम के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, वेव में, एसएचएम में, एसी में 10 जगह यूज किया जाएगा वेक्टर सम। यानी सुपरपोजिशन आगे से कोई बोले तो क्या करोगे? वेक्टर सम, ठीक है ना? तो सुपरपोजिशन यानी वेक्टर सम ऑफ व्हाट? ऑफ टू वेव। यहां पे या मोर देन टू वेव भी हो सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या अलग अलग। तो इंटरफेरेंस को नहीं कहते, ये इंटरफेरेंस इसका एक केस है, सुपरपोजिशन का एक केस है। तो सुपरपोजिशन में अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो केवल और केवल क्या बनेगा बच्चों? बीट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बीट फॉर्मेशन। और बीट फॉर्मेशन में थोड़ा सा और मैं स्पेसिफाई कर दूं कि जब हम उसकी बात करते हैं बीट फॉर्मेशन में, किसकी बीट फॉर्मेशन में बात करता हूं? लेट साउंड वेव, मतलब मैकेनिकल वेव की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। मैकेनिकल वेव में हम पढ़ चुके हैं कि बीट फॉर्मेशन में फ्रीक्वेंसी जो आती है बीट की, यानी आवाज के ज्यादा और कम, आवाज के ज्यादा होने और कम होने की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ज्यादा से कम होके फिर ज्यादा से कम होके फिर ज्यादा होने की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बार होगी? F1 माइनस F2 का मॉड। यानी 100 ट्यूनिंग फॉर्क 100 से वाइब्रेट कर रहा है और मेरा दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क 105 से वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में 5 बार दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाली वेव होगी उसकी एनर्जी 5 बार ज्यादा और 5 बार कम होगी। यानी 5 बार एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, 5 बार कम होगा। ऐसा हमने पढ़ा है ना इसमें बीट फॉर्मेशन। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी होगी। काम खत्म करो। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब, फिर से सुनो, एक बच्चा 1 सेकंड में 100 बार ऑसिलेट करता है, झूला झूल रहा है 100 बार ऑसिलेट करता है। एक बच्चा 1 सेकंड में 105 बार ऑसिलेट करता है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बस ऐसे दिमाग रखो। तो तुम क्या देखोगे कि 5 बार ऐसा होगा जब दोनों साथ जाएंगे। मेरी बात समझिए, इसका मतलब समझ में आया? बीट का मतलब 5 बार कैसा होगा? दोनों साथ जाएंगे। बाकी कभी दोनों साथ नहीं जाएंगे। और 5 बार ऐसा होगा जब एकदम अपोजिट चलेंगे। बाकी टाइम पे क्या होगा? कोई थोड़ा आगे थोड़ी पीछे, ऐसे। मेरी बात समझ में? इस बीट का मतलब समझो, एक ऑब्जेक्ट 100 बार ऑसिलेट होता है 1 सेकंड में, एक ऑब्जेक्ट 105 बार ऑसिलेट होता है 1 सेकंड में। तो 5 बार ऐसा होगा जब दोनों एकदम एक जैसा मूव करेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, 5 बार। और 5 बार कैसा मूव करेंगे? अपोजिट। बाकी बार कैसा मूव करेंगे? थोड़ा आगे पीछे। तो हम कहेंगे 5 बार जब दोनों एक साइड मूव करेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब 5 बार उल्टा मूव करेंगे यानी अपोजिट फेज में, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सुनाई दिया? तो 5 बार मैक्सिमम बनेगा, 5 बार मिनिमम। इसी एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा के बीच के टाइम को टाइम इंटरवल ऑफ बीट कहते हैं, और उसके उल्टे को क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी आएगी? 5। मेरी बात समझ में आई? तो बीट किसको कहते हैं? दो वेव के मिलने से एनर्जी के मैक्सिमम और मिनिमम होने का जो प्रोसेस है उसको हम बीट कहते हैं। याद रहेगा? समझ गए ना? तो ये बीट। तुम एक बार सुनने के लिए तैयार रहो, मैं तो 1000 बार बताता हूं, हर चैप्टर में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तुम एक बार सुन लो। अब ये नहीं कि बीट फिर से पढ़े तो फिर कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। समझ गए बच्चों? बोलो बच्चों, एक बार, बस एक बार। क्लियर?
एक बार मिल गया, काम खत्म। और फिजिक्स में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वही चीज को, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में यहाँ पे एक क्वांटिटी अलग काम करती है, अलग जगह पे अलग काम करती है। फेजर हर जगह एक जैसा काम करेगा, बीट हर जगह एक जैसा काम करेगा, याद रहेगा। चलो, तो बीट समझ में आ गया क्या हो गया। नेक्स्ट वन बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ये समझ में है सबको? आराम से हो गया ये। उसका नाम तो दिख रहा है लेकिन बहुत दिन से बात नहीं हुई। क्लियर है ये? अब जरा लाइट के बारे में बात करते हैं। ये साउंड का था। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और हम लोग जिस पे पढ़ते हैं वो कितना होता है? 24, 100, 150 आसपास। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पता है? कुछ आइडिया लाइट की फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा कुछ याद है? v की जगह पे c होता है और n लैम्डा। लैम्डा नीचे आएगा, और लैम्डा नैनो में होता है ना बच्चों? किसमें होता है ना? 700 से 400 से 700 नैनो, ऐसा बोलते हैं। या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, यही ना? यानी 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻⁶ टाइप का। बोलो बच्चों। तो v इक्वल, पता नहीं क्या हर चीज दिखाते रहते, सोचो इसको, सोचो। c इक्वल टू एन लैम्डा, c इक्वल टू, c किस पावर का है? 10⁸, और n लैम्डा में लैम्डा किस पावर का है? 10⁻⁶। तो कितना हो गया? यानी ये याद नहीं करना है, अब हो गया, मुझे समझ में आ गया। पक्का ना? मैंने कैसे बताया समझ में? तो मैं क्या चाहता हूँ, रटाना चाह रहा हूँ? नहीं, अपने आप तुम्हें पता है v इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा तुम हमेशा पढ़ते हो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 7000। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर मतलब इतना जोड़ोगे तो 10⁶ के रेंज का आएगा, -6। तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁸ मिलकर 10⁻⁴, यानी लाइट का क्या होगा फ्रीक्वेंसी? 10⁻⁴। लाइट से थोड़ा कम मान लो, रेडियो वेव थोड़ा और कम, 10⁻12, 10⁻11, 10⁻11 फ्रीक्वेंसी। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻2, 100, 200। तो 10⁻2 और 10⁻11, 10⁻2 मिल रही है, तो 5 बीट, 6 बीट, 10 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है। 10⁻12 मिलेंगे तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा ना, 1 × 10⁻12 और 1.5 × 10⁻12, ऐसा होगा ना? ये मिलेंगे तो कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी आएगी? बीट फ्रीक्वेंसी 10⁻12 या 10⁻9, 11, 10, ऐसे रेंज की आएगी। यानी एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा और कितनी बार मिनिमा बनेगा? 10⁻12। क्या हमारा कान, हमारा आंख देख पाएगा उसको? इसका मतलब कि हमें लाइट में बीट समझ नहीं आएगा, साउंड में बीट समझ आता है, सुनाई देता है। एक सेकंड में 5 और मैक्सिमम 5 बार मिनिमम। लाइट में एक सेकंड में 10⁻10 बार ज्यादा तेज होगा, तो क्या हमारी आंख उसको सेंस कर पाएगी? नहीं। सुनाई दिया? यानी लाइट के केस में बीट फ्रीक्वेंसी, बीट जो है समझ हमें नहीं आता। याद रहेगा? तो आराम से, एक सेकेंड में जब आवाज सुन रहे हो तो तुम्हें तेज दिख रहा है, धीरे, तेज सुनाई दे रहा है, धीरे सुनाई दे रहा है, तुम पहचान रखे हो कि ठीक है, ऐसे आवाज वो कर रही है, आवाज लाउडनेस बढ़ रही है, सही। लेकिन लाइट में इतना तेज हो रहा है कि हमारी आंख उसको सेंस नहीं करेगी, तो क्या सेंस करेगी? वहां पे एक इंटेंसिटी सेंस करेगी, क्योंकि इतना तेज चेंज होते हुए इस इंटेंसिटी को विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। मेरे वर्ड समझ में आ रहा है? इतना तेज चेंज होते हुए इंटेंसिटी को विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, तो कैसा इंटेंसिटी विजुअलाइज करेगा? कांस्टेंट। और कितना? I1 प्लस I2। वो चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, तो कितना करेगा? कंजर्वेटिव एनर्जी I1 प्लस I2। खत्म। तो फिर से साउंड वेव में हमने बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, लाइट वेव में भी बीट फ्रीक्वेंसी यही होगी, लेकिन इसका असर हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, और टोटल इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी ऑफ 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ 2 हो जाएगी, काम खत्म। समझ गए? यानी एक लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, एक लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ये टाइम के साथ बदलेगा कि कांस्टेंट रहेगा? ये टाइम के साथ बदलेगा कि कांस्टेंट रहेगा? बदलेगा, हमें नहीं दिखेगा। ये टाइम के साथ बदलेगा ना भाई, 10⁻10 बार बदलेगा, इतना फास्ट बदलेगा कि हमें दिखेगा नहीं। क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन हमें
दिखेगा नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। तो क्या तुम्हें सुपर पोजिशन में फ्रीक्वेंसी सेम ना हो तो क्या होगा? काम खत्म हो गया। वेव, लाइट वेव में जो एनर्जी होगी या इंटेंसिटी होगी वो दोनों के सम के बराबर होगी, बस खत्म। कंफ्यूजन दूर करो इससे। और इसमें क्या होगी? इंटेंसिटी कभी ज्यादा कभी कम। एक सेकंड में F1 माइनस F2 बार मुझे इंटेंसिटी में मैक्सिमा या मिनिमा दिखेगा। याद रहेगा? खत्म। ओके, अब यहां पे जब आते हैं, अच्छा ये क्या होता है? मैंने क्या बोला इसमें क्या खास बात है? और ये टाइम डिपेंडेंट है ना? क्या है ये? सॉरी, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। टाइम डिपेंडेंट, जबकि ये टाइम इंडिपेंडेंट। उसका नाम क्या उस दिन लिखा था, देखा था हम लोगों ने? नहीं, सस्टेन। क्या लिखा था याद है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब जो टाइम के साथ चीजें ना बदले, टाइम के साथ ना बदले, उसको क्या कहेंगे? सस्टेन्ड। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, यानी ये यहां से जो आएगा, दो केस फिर से उस दिन का मैं बता चुका हूं, फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर दो वेव एक तरफ से आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस। यही आज हमें पढ़ना है। और दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो क्या बनेगा बच्चों? स्टैंडिंग वेव, जो हम कहां पढ़ चुके हैं? मैकेनिकल वेव इसमें पढ़ चुके हैं, और लाइट वेव में हम नहीं पढ़ते। सही है? लाइट वेव में स्टैंडिंग वेव को नहीं पढ़ते। ठीक है, ओके। अब स्टैंडिंग वेव मैंने कहा ये भी टाइम क्या होगा? टाइम इंडिपेंडेंट फिनोमेना। और ये भी टाइम इंडिपेंडेंट फिनोमेना। तो समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो काम खत्म करते हैं। हम दो ऐसी वेव के सुपर पोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। एक और एक टर्म बोला था, वो कोहेरेंट सोर्स है। कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम और कंटिन्यूअस है। क्या है? यानी वो लगातार आ रहे हैं बिना टूटे। तो उससे एक नया फिनोमेना बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। तो तुम समझ गए इंटरफेरेंस हम क्या कर रहे हैं? पक्का सारे सूर्य याद है ना? ऐसे ही जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं ऐसे ही फ्लुएंट होना चाहिए बोलने के लिए। यानी मैंने कहा था तुम्हें कि टीचर की तरह, नहीं टीचर की तरह, जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे ही पढ़ना है। सबसे सिंपल तरीका है पढ़ने का ये, तो तुम वैसे ही समझ के पढ़ा सको ऐसा पढ़ना। याद रहेगा? चलो, तो इंटरफेरेंस हम देखते हैं नेक्स्ट। हमने अभी तक फिर इंटरफेरेंस में क्या पढ़ लिया ये समझ में आ गया? कहां तक? ये पिछली बार बता चुका हूं, रिवाइज कर रहा हूं एक तरह। फिर से इंटरफेरेंस, फिर से लिखने जा रहा हूं टाइम। ठीक, तो मैंने बोला था इंटरफेरेंस कितने वेव का हो सकता है? कितने का भी। भाई सुपर पोजिशन मतलब वेक्टर सम है, कितने वेव का कर लो। लेकिन फिर से इंटरफेरेंस कितने वेव का भी हो सकता है, लेकिन हम दो का पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में दो का है, लेकिन दो का से ज्यादा का आएगा तो हम क्या कर लेंगे? बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही याद रखेंगे। क्या कर लेंगे? वेक्टर्स। बस खत्म करो, ऐसे बोलो। पक्का ना? याद रहेगा ये सब? मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता रहा हूं ना, थोड़ा ही थोड़ा है। 2 बार 3 बार याद कर लोगे तो हो जाएगा। और याद करना मतलब रटना नहीं होता। जब तुम ये करने जाओगे तो होगा कि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं दो वेव का, दो से ज्यादा है तो क्या करेंगे? ऐसे आराम से नेचुरल तरीके से बात करो, अपने आप जवाब आना चाहिए, अंदर से आ जाएगा कि दो से ज्यादा है तो वेक्टर सम करेंगे, काम खत्म। क्योंकि ये असल में वेव क्या शो करता है? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में वाई कौन है? डिस्प्लेसमेंट है। और दो डिस्प्लेसमेंट का सम मतलब क्या? वेक्टर सम ना। समझ गए? तो हम क्या कर लेंगे? वेक्टर सम। मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो दो का है, लेकिन दो से ज्यादा का आएगा तो वेक्टर सम करोगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव और मोर होगा तो तुम क्या करोगे बच्चों? वेक्टर सम। एक वेव ये है, दूसरा वेव ये है, तीसरा वेव ये है, सबका अपना तरीका है। तो ये E1 एम्पलीट्यूड का है, ये E2 एम्पलीट्यूड का है,
ये भी एम्पलीट्यूड का है, ये सब ओमेगा टी एंगल पे है। ये उस ओमेगा टी से कितना एंगल आगे है, फाई 1, और ये उससे कितना एंगल आगे है, फाई 2, है कि नहीं? तो तीनों का वेक्टर सम करोगे तो पॉलीगन लॉ बनेगा ना, और वो तो मुझे आता है, बचपन से पढ़ा हूं, है ना, पॉलीगन लॉ। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका भी कॉज और साइन कर लेते हैं, इसका भी कॉज और साइन कर लेते हैं, इसका भी कॉज और साइन कर लेते हैं, एक्स को एक जगह जोड़ देते हैं, वाई को काम खत्म, एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो टोटल एम्पलीट्यूड आ जाता है। आता है तुमको? वेक्टर है, वेक्टर पक्का ना? लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो का, और इसका जब हम दो की बात कर रहे हैं तो वेक्टर वाला अभी फिर से बताता हूं, दूसरा एनालिटिकल है, वो मैंने डिराइव करा है पिछले लेक्चर में, तो जो लोग नहीं पढ़े चाहे तो पढ़ ले, बुक में वही दिया है एनालिटिकल एनसीईआरटी में, अब निकालना दिया हो पता नहीं, पिछले पहले तो वही दिया था। दूसरा वेक्टर है जो आसान है, जैसा ये मैंने बताया, तो इसका वेक्टर अगर देखोगे तो क्या होगा, दो का वेक्टर, एक वेक्टर है हमारा A1 एम्पलीट्यूड का, और दूसरा वेक्टर है A2 एम्पलीट्यूड का। इसका एंगल कितना है बच्चों, ओमेगा टी, यानी A1 साइन ओमेगा टी, और इसका कितना है बच्चों, फाइव, यानी इसका कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ओमेगा टी तो ऑलरेडी है, तो एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा ना। तो दोनों वेक्टर क्लियर हो गए, और ये कौन है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड दैट इज ए, और ये वेक्टर है तो तुम्हें पता है कि इसको अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो A2 का ये क्या हो जाएगा, cos, और ये क्या हो जाएगा, sin, तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 का cos, और ये कितना हो जाएगा, sin, और इस कारण के दोनों को पाइथागोरस लगा के जोड़ोगे तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा कितना बच्चों, A1 स्क्वायर, वही वेक्टर स्पेशल वही फॉर्मूला, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था ना वेक्टर में, A1 A2, सुनाई दिया? सबको आता है ये? ओके, ये सबको आता है, ठीक, वहां पे आएगा तो अपना कर देना, खत्म हुआ। अब पूरा वेक्टर पढ़ना, ये हो गया, अब क्या पढ़ना है, तो वेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, आराम से हमने अभी अभी देखा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 फाइव ना, फाइव दोनों के बीच का एंगल है ना। अच्छा, यानी दो वेक्टर अगर तुम्हें दिए हैं, दो वेव दिए हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, A2 A1 A2 ये सब कांस्टेंट है। फाई क्या रहेगा, वेरिएबल, क्यों, ये फाई क्या कहलाता है, फाई क्या होता है, फेज, क्या होता है, फेज, फाई फेज होता है, सही है। और फेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आता है। क्या फेज का तुम मतलब समझ रहे हो, फेज का मतलब समझ में आ रहा है, मजा आ गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक से फिर से टीचर बताए ना, आज के दिन वहां से कोई वेव चली, कितने साइकिल मार के आएगा, एग्जाम्पल कुछ भी 100, सही है, एग्जैक्टली जितना ऊपर था उतना नीचे एक और वेव आई, वो भी 100 साइकिल मार के आ गया कंप्लीट, तो भी 100 साइकिल, यानी 100 × 2 पाई फेज, ये भी 100 साइकिल, 100 × 2 पाई फेज, तो फेज डिफरेंस कितना है, 0, कितना है, 0, पक्का समझ में है। अब यहाँ पे वही दो वेव पहुंच रही हैं, अब बताओ क्या होगा, एकदम दिखना चाहिए, अब वो वेव आई और ये भी वेव आई, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी वो 100 साइकिल और ये भी 100 साइकिल कंप्लीट करके ही आएगी, या कुछ अलग साइकिल आएगी, अलग आएगी ना, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी ये 0 ही फेज होगा, पक्का समझा पाया। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर होने से यहाँ नजदीक हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, तो जब नजदीक हो गया और यहाँ से दूर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइकिल कम हो गई और ये साइकिल, तो डिफरेंस आ गया कि नहीं कुछ, यानी तो कौन बताएगा समरी क्या हुआ इसका, ये जो डिस्कशन है उसका समरी बताओ। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, सोर्स से डिस्टेंस या पाथ डिफरेंस पे, किस पे,
मैंने लिख के भेजा है तुम लोगों को, जो नोट्स देखा है तुम लोगों ने, देखा था उसमें पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस रिलेशन निकाला था आखिरी में। तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस शो करता है, यानी चेंज करेगा। अगर पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज होगा। मेरी बात समझ में आई? आराम से टाइम ले लो और दिमाग में भर लो। फिर से यहां से जो आ रही है वे वो साइकिल कंप्लीट करके आ रही है। साइकिल मतलब क्या होता है बच्चों? लैम्डा 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 या उसी का मल्टीपल, है ना। यहां से भी जो आ रही है वो भी लैम्डा कंप्लीट करके आ रहा है ना। तो दोनों लैम्डा कंप्लीट करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं जगह बदल दिया, सोर्स मैंने दूर रख दिया, तो अब ये जो कंप्लीट करके आएगा वो अलग नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करके आएगा, ये अलग नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करके आएगा। तब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस भी आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी पाथ होगा वो साइकिल्स, मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे ही होगा ना। तो अगर ये बदलेगा तो साइकिल्स बदल जाएगी, साइकिल बदल जाएगी तो फेज बदल जाएगा। पक्का ना? ये लाइन में किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ उठाएंगे, इस लाइन में किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ उठाएंगे। अच्छा, अब बताओ फेज देखना आसान है कि पाथ देखना आसान है? वेव में फेज हम कैसे देख पाएंगे? वेव दिखती तो है नहीं हमें, लेकिन पाथ तो दिखता है ना कि वहां से आ रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं। तो क्या आसान है देखना? इसका मतलब इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं? पढ़ा क्या है हमने? रिजल्ट किसके टर्म में आया है? लेकिन दिखता क्या है? यानी हम क्या करने जा रहे हैं? सारे रिजल्ट पाथ डिफरेंस में लाने जा रहे हैं, क्योंकि वो दिखता है कितना चला, और फिर उससे हम क्या निकालेंगे? फेज। उससे क्या निकालेंगे? पक्का समझ में आ रहा है? तो पाथ डिफरेंस देखना आ जाता है, हमें दिख सकता है, दिखता है, उससे हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। इसका मतलब कि इस समय हमें तुरंत की जरूरत क्या है? किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पाथ से फेज निकालना सीखने की, यही ना बच्चों? तो सबसे पहले मैं वही सिखाता हूँ। इस रिजल्ट को हम एनालाइज करना चाहते हैं, लेकिन एनालाइज करने से पहले फेज को किसमें बदलना चाहते हैं? पाथ में। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? ओके ओके, अब सुनते हैं। मान लो ये कोई वेव है, देखना, अगर ये कोई पाथ है चला x, तो ये जो x चला वो कितना पाथ चला, और जब जो x चला वो कितने फेज पे है, यानी मेरा x एक पाथ शो कर रहा है और फेज शो कर रहा है कौन? 5। कौन शो कर रहा है? 5। तो बताओ एक साइकिल के लिए यानी 2 पाई फेज के लिए उसको कितना चलना पड़ता है बच्चों? लैम्डा। 2 पाई फेज के लिए कितना चलना पड़ता है? तो 1 फेज के लिए कितना चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा ना। तो x के लिए कितना चलना पड़ेगा? नहीं, 5 के लिए कितना चलना पड़ेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये कौन है? फेज। ये कौन है? पाथ। अरे कौन है? तो इस फेज के लिए ये पाथ है ना। कितना पाथ आया? और पाथ को ऐसे रिप्रेजेंट करें, कितना पाथ आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। यानी 5 अगर फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। टाइम दो और बोलो क्या आया? तुम मुझे फेज दो, मैं तुम्हें पाथ डिफरेंस बता दूंगा, है कि नहीं? तुम मुझे फेज डिफरेंस बताओ, मैं तुम्हें क्या बता दूंगा? पाथ डिफरेंस, यही ना। लेकिन रटने के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? ये पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई। सुनाई दिया क्या बच्चों? ये है हमारा। चलो जरा देखो तो बच्चों ध्यान से, ये याद करना क्यों आसान है? देखो तो, हमारा पाथ अपॉन एक साइकिल, हमारा फेज अपॉन एक साइकिल का फेज का, तो छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा कांस्टेंट होता है। फेज का देखोगे तो भी, पाथ का देखोगे तो भी, और इंटरवल ऑफ टाइम का देखोगे तो भी, डेल्टा टी अपॉन टोटल टाइम, ये भी सेम रहेगा। अपने काम का यहाँ नहीं है, लेकिन याद रहना वेक्टर वेव में जरूरत पड़ सकती है। हो गया ये? हो गया ये?
तो अभी अभी हमने क्या सीखा, क्या सीखा? रिलेशन बिटवीन, बोलो, हाँ, फेज एंड पाथ डिफरेंस। सबको फेज समझ में आता है और सबको पाथ समझ में आता है। फेज क्या होता है? फेज मतलब एक तरह से वेव कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, उसका एंगल में रिप्रेजेंटेशन। और पाथ क्या होता है? अगेन वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका डिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। यही ना, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बस। समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब है कि फेज पता है तो पाथ निकल जाएगा, और पाथ पता है तो हो गया ना। पहला तो हो गया। अब चला देखते हैं। तो ये बताओ बच्चों, ये जो एम्पलीट्यूड है, एक चीज और बता दो। ये पहला पॉइंट हो गया, फेज और उसमें पाथ डिफरेंस, एक रिलेशन हो गया, मतलब एक रिजल्ट हो गया जिसका यूज हम करेंगे अभी। दूसरा रिजल्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। पावर याद है क्या? पावर वेव का पावर क्या था? पावर वेव का वॉट, यही ना, ओमेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2v वेलोसिटी। 2v ना, वेलोसिटी ना, वेव की, याद है ना? यानी पावर और पर एरिया जब करोगे, पर ऑफ एरिया, तो ये एरिया नहीं एम्पलीट्यूड है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। अरे एरिया से डिवाइड कर दो दोनों साइड, है ना? ये पावर है, तो पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है। कह सकते हो कि इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये ओमेगा का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, यही है ना, सही है ना? ये गड़बड़ तो नहीं है ना? गलत, सही है ना? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर रहता है सर, टी नहीं होता फिर स्क्वायर। हाँ वही वही, हाँ वही वही वही, मैं वही समझ रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, ठीक है ना? ये ओमेगा स्क्वायर क्यों मेरे दिमाग में था कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर भी होता है एक्चुअली, पावर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। सही, ये दोनों याद रखो तो ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को याद रखना, ठीक है, आराम से। वो हम लोग डिराइव किए थे ना, सबको डेरिवेशन याद है? नहीं याद है तो चलते फिरते याद करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पढ़ाना है तुमको, किसी को कोई पूछ लेगा तो शर्म आएगी अगर नहीं बता पाओगे तो, है ना? नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? कोई पूछ लिया तुम ना बता पाए तो चलो, जब महसूस करो तो सही से महसूस करो तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? चलो ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा रिजल्ट, अब प्रोपोर्शनलिटी तो क्या कह सकते हो बच्चों? ए स्क्वायर इज इक्वल टू के आई, है ना? सम के कांस्टेंट है, के सम कांस्टेंट हो गया दूसरा रिजल्ट। तीसरा, तो कौन बताएगा ए मैक्स कितना होगा? ए कितना है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर आ रही है, और दोनों कैसे मिल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइव। यानी ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइव। तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos 0 मतलब फाई कितना हो जाए? 0 या 2 पाई। 2 पाई पे भी तो वही आता है, फिर cos 0 भी 1 आता है, cos 2 पाई बाई 1 होता है, आता है ना बच्चों? ठीक है ना? cos 5 भी 1 आता है, cos 0 भी 1 आता है, 2 पाई बाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब 1 आता है ना? आराम से। तो कौन बताएगा यहाँ पे क्या लिखूंगा? हाँ बताओ। फॉर ए मैक्स, ए को मैक्स होने के लिए क्या बताओ? cos phi must be equal to 1। cos phi क्या होना चाहिए? अरे बोलो भाई, बोलोगे क्या पीछे? नहीं ना? अरे समझ में आ रहा है? पीछे इसको आ रहा है? बदल क्या आ रहा है?
क्या समझ में, क्या लाइन बोली है मैंने अभी भी, जल्दी बोलो। cos फाई 1 होगा, किस लिए, क्यों मैक्सिमम के लिए 1 ही क्यों होता है, cos फाई 5 क्यों नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्यों, जल्दी बोलो टाइम नहीं, cos फाई 5 क्यों नहीं हो सकता, औकात से बाहर है, रेंज में नहीं है, सिंपल सी बात है। cos फाई की रेंज कितनी है, -1 से +1, तो वैसे वैल्यू 1 ही होती, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ फाई कितना, बोलो जल्दी बोलो, 1 कब होता है, अभी तो बताया था, 0, हाँ, कैसे डैश 2 and 5, अब ये सब गलती मत करो, मैथ्स वाले बच्चे हो ना कुछ लोग, 2 and 5 ना, अच्छा ये हो गया 5, आराम से, पक्का। और अगर 5 ये है तो पाथ डिफरेंस कौन बताएगा, देखे तो, कैसे कैसे पता चलेगा, पाथ डिफरेंस बताओ, इन्वॉल्व हो, बोरिंग हो जाएगी क्लास, बोलो। पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, 5 के नीचे 2 पाई इंटू लैम्डा, और 5 कितना है, तो 0 रखने पे कितना आएगा, 2 पाई रखने पे कितना आएगा, 4 पाई रखने पे कितना आएगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा अगर 5 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई होगा, और पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा का मल्टीपल होगा, कितना होगा, इसका मतलब यहां से 50 आ रहा है तो इधर से कितना आ सकता है, 50, 51 लैम्डा, 52 लैम्डा, 53 लैम्डा, सब कंस्ट्रक्टिव बने, मतलब इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी बनेगी कि नहीं, यानी जब भी डिफरेंस कितने का हो, लैम्डा के मल्टीपल का, तो वहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली नई वेव बनेगी। सुनाई दिया, जब दो वेव आपस में इस तरह से मिल रहे हैं कि उनके बीच का पाथ डिफरेंस में डिफरेंस कितना है, लैम्डा के मल्टीपल, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो वहां पे एक नई वेव बनेगी जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, याद रहेगा, वेव की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्लियर हो गया ये, ओके, और कितनी होगी, ए मैक्स कितना होगा बताओ, वहां पे रख दो cos फाई 1, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 into cos फाई, और cos फाई 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा आंसर, a1 प्लस a2, और रूट में है तो रूट में का क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का रूट, यही ना, और ये कितना आता है पता है, a1 प्लस a2 का मॉड, a1 प्लस a2 का मॉड, या कोई प्रॉब्लम, ये हो गया मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, नई वेव का, दो वेव के मिलने से एक नई वेव बनी जिसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल है या फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल, यही ना काम करता। लेकिन और थोड़ा सा देखो, ये ए मैक्स जरा स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यही ना, या वहां से देखते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं पहले, इधर से की बजाय पहले फॉर्मूला निकालते हैं। अब जरा इंटेंसिटी को देखो तो बच्चों, इंटेंसिटी तो ऑल्सो हमने अभी अभी पढ़ा a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, यही है ना, अंडर रूट, लेकिन ये स्क्वायर इंटेंसिटी पे अगर डिपेंड करेगा तो इंटेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, के आई, अरे हो जाएगी ना, ये कितना हो जाएगा, के आई वन, ये बोलो रूट के आई वन, यही ना, और रूट मस्ट इनटू, कोई कंफ्यूजन है क्या, के रूट के कॉमन है, के हो जाएगा और उससे कट जाएगा, तो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसको याद करने की कोशिश करेगा
तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो तुम एम्पलीट्यूड से आता है उससे याद कर लो। और एम्पलीट्यूड क्यों याद है? क्योंकि वेक्टर याद है। तो ये इसलिए याद है क्योंकि वेक्टर याद है, और इससे ये निकालोगे तो आसानी से आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे। a1 की जगह i1 i2 और a1 की जगह सॉरी a1 स्क्वायर की जगह i1, a2 स्क्वायर की जगह i2, लेकिन a1 की जगह रूट i1 रूट i2, बस रूट रूट रूट। पक्का? काम रटो रटो, काम करो। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों आ गई। तो a मैक्स अगर इतना है तो i मैक्स कितना होगा? एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है? थोड़ा ज्यादा चौथी साइड में बोलो आई मैक्स क्या लिखूं? के आई लिखूं? हाँ ये ना, रूट के आई लिख लो। अरे सही बोल रहा हूं? Yes, sir. बोलो बोलो, अगला बोलो। रूट के i1 के तो आई मैक्स कितना आ गया? रूट आई मैक्स, यही रट डालो। i1 प्लस रूट में ना बच्चों, ये हो गया इंटेंसिटी रिलेशन। बहुत ज्यादा थोड़ी रिजल्ट है, उसी से वेक्टर से निकल रहे हैं, और एक रिजल्ट से कि a स्क्वायर प्लस 2i है, यही ना हो गया। ये समझ में आया? और कंडीशन तो अभी भी ये वही है। क्यों? ये मैक्सिमम कब होगा? इसके लिए तो होगा ना, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? कंडीशन तो सेम ही रहेगा। पक्का? चलो अब ये तुम करोगे आई मिनिमम। चलो दिमाग लगाओ, कंडीशन जैसे जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालो। ए मिनिमम एंड आई मिनिमम। पहले ए मिनिमम निकालो फिर आई मिनिमम कर लेंगे। चलो फास्ट निकाल के दिखाइए। ए मिनिमम उसके लिए कंडीशन, और फिर आई मिनिमम के लिए कंडीशन। चलिए फास्ट, ए मिनिमम एंड आई मिनिमम के लिए कंडीशन निकालिए। तो चलो ए मिनिमम कितना बच्चों? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 क्या नहीं -1। मिनिमम के लिए तो cos फाई -1 होगा ना। फॉर cos फाई इक्वल टू -1। सबको पता है cos फाई की वैल्यू? सबको पता है cos का ग्राफ? सबको पता है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। और तो कम नहीं होगी, तो cos की मिनिमम वैल्यू -1 के लिए होगी, इसलिए -1 के लिए हम बात कर रहे हैं। और वो कब होती है बच्चों? पाई पे। फिर कब होती है? 3 पाई पे एंड सो ऑन। दिख रहा है वहां से? अरे ये 0 है तो पाई है ना? 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये फाई होगा किसके लिए? पाई। फिर आगे बहुत बढ़िया, यानी ऑड। तो 2n प्लस 1 -1 करें। हाँ 2n -1 कर देते हैं। -1 पाई, यही ना बच्चों? ये हो गया 2n -1। और जब ये फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? कौन बताएगा? वही फॉर्मूला 5/2 पाई इंटू लैम्डा। सॉरी पाथ डिफरेंस हमें पाथ डिफरेंस चाहिए ना, हमें पाथ डिफरेंस चाहिए। देखना जरा, 5 है 2 पाई में, तो क्या होगा? बोलो इधर 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 लैम्डा में, यही ना? यही तो है ना? 5/2 पाई इंटू लैम्डा, यही तो फॉर्मूला है ना? पुट करते जाओ। 5 की वैल्यू पाई रखोगे, लैम्डा लैम्डा पाई से पाई कटेगा तो लैम्डा बाई 2। दूसरा 5 लैम्डा बाई, यानी लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल 2n -1 लैम्डा बाई। काम खत्म करिए, काम खत्म करिए, काम खत्म करने का मतलब है कि बस हो गया, समझ गया। तो देखो 0 पे बोलो मैक्सिमम, लैम्डा बाई 2 पे मिनिमम, लैम्डा पे पाथ डिफरेंस मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमम, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, यही ना? यानी एक साइकिल का डिफरेंस होगा तो मिनिमम, 2 साइकिल का डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम।
मिनिमम मैक्सिमम, यही ना? बोलो बच्चों, फील आ गया सारा? ये हो गया। अब बताओ ए मिनिमम कितना होगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, और वो कितना होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा a1 माइनस a2 का। कोई दिक्कत? अच्छा, और आई मिनिमम डायरेक्ट कर दो, इसका रूट है ना, इसका रूट माइनस इसका रूट, रट गया? हाँ, ये हो गया। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हो गया, पे डिफरेंस हो गया, मिनिमम इंटेंसिटी हो गई, केस हो गया, मतलब कंडीशन हो गई, खत्म हो गया। बोलो बच्चों, अब ये देखो आई मैक्सिमम कितना आया है? रूट i1 प्लस रूट i2, और इसका रूट आया था तो तुम इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, i मैक्स है ना, इसका रूट i मैक्स इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 आया था। आगे बोलो, बताओ। रूट i1 माइनस रूट i2 का, पक्का ना बच्चों? ओके, तो बेटा है तुम लोगों को, तो ऐसा करते हैं, क्यों ना कुछ रट लेते हैं ऐसा कुछ, रूट i1 i मैक्स सॉरी अपॉन रूट i मिनिमम, रूट i1 प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2। ऐसा देखते ही कुछ होता है क्या तुम लोगों को? ऐसा देखते ही कुछ दिमाग में आता है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आता है? कंपोनेंट टू डिविडेंड। ऐसा आते ही देखते ही क्या दिखना चाहिए? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कंपोनेंट टू डिविडेंड दिखना चाहिए। सही? कंपोनेंट टू डिविडेंड कहता है कि ऊपर वाला में ये नीचे वाला ऐड करोगे इधर तो उधर भी ऐड कर दोगे, और ऊपर वाला नीचे वाला सब्सट्रैक्ट करोगे तो इधर भी वही कर दोगे, जो इधर करोगे वही उधर करोगे। याद आएगा? तो जरा लगा तो देखते हैं, रूट आई मैक्स में क्या ऐड करोगे? रूट आई मिनिमम ऐड करोगे ना, ये एक रिजल्ट और है, ये तो रिजल्ट है, ये भी है, अपॉन रूट आई मैक्स में सब्सट्रैक्ट करोगे क्या? रूट आई मिनिमम, और यही काम इधर भी करोगे, तो इसमें ये ऐड करोगे तो रूट आई टू कट जाएगा ना, क्या बचेगा? 2 रूट i1, समझे? और ऊपर वाले में इसको माइनस करोगे तो i1 i1 कट जाएगा, क्या कट जाएगा? तो क्या बच जाएगा? रूट i2। तो क्या तुम्हें पता है 2 से 2 कट जाने के बाद ये बचेगा ये? बोलो बच्चों, अब तुम दोनों को ध्यान से देखो और मुझे डिफरेंस बताओ। इन दोनों को ध्यान से देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये देखो, आई मैक्स को i1 से, आई मिनिमम को i2 से रिप्लेस कर दो, i1 को i मैक्स से, i2 को i मिनिमम से रिप्लेस कर दो, दोनों सेम आ जाएगा। इसका मतलब एक याद है तो दूसरा याद है। बोलो बच्चों, एक याद है तो दूसरा भी याद है, याद है ना? ओके ओके ओके। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये किसी बच्चे ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा, अभी बस, ठीक? आई मैक्सिमम, ये देखो, ये आई मिनिमम, देख रहा है? बस अभी अभी देखो, थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, ठीक है ना? 3:17 पे यही क्वेश्चन था। पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों एक जैसे ही। क्लियर है सबको? काम खत्म करो, काम खत्म करो, ठीक? याद कैसे करोगे बच्चों? देखो पहले याद करो, i1 i max इक्वल टू i1 प्लस i2, i max इक्वल टू i1 माइनस i2, रूट लगा के ये रख गया, i max इक्वल टू i1 प्लस i2 और i1 माइनस i2, बस रूट लगा तो सब में, यही ना? डिवाइड कर दो तो सम अपॉन डिफरेंस, है कि नहीं? और i1 को i max से और i2 को i मिनिमम से रिप्लेस कर दोगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये आया कहां से? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से, और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। सही है? तो वाला जो क्वेश्चन पूछा है मैं करा देता हूं यहाँ पे फट से।
क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा है, इफ I1 is n times I2, I1 is find I max upon I minimum. ठीक, चलो ट्राई करो। हाँ बोलो बोलो। तो तुमने क्या किया, इसको लिख दिया तुमने रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। और रूट I1 को n टाइम्स रूट n टाइम्स लिख दिया, तो रूट I1 I2 कट गया कॉमन आके, क्या बचा यहाँ पे रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब खेल यहां से शुरू हुआ है बच्चों, अगर इसमें थोड़ा मिस करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, समझ गए? अच्छा अब इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ना अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट n, यही ना? इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लेना, कुछ आ जाएगा। क्लियर? इससे भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन मुझे मेरे ख्याल से ये नहीं था, तो रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा पक्का ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, रूट I1 को रूट मतलब ये दिया है तो इसका रूट ले लिया, उसे मुझे सीधा रूट I1 की वैल्यू रूट I2 के टर्म में मिल गई, जिससे कि मैंने रूट I1 को रिप्लेस ही कर दिया। अब रूट I1 को रिप्लेस करते रूट I2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रूट I2 कट जाएगा, केवल n के टर्म में हमारा आंसर बचेगा, जो आसानी से यही ना? ओके नेक्स्ट वन। चलो ये बताओ, इफ I1 इक्वल टू I2 व्हाट विल बी I max? कौन बताएगा जल्दी से? टू, थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। 4, उसका होल स्क्वायर नहीं किया तुमने? रूट I1 प्लस रूट I2 दोनों इक्वल हो गया, क्या क्या होल स्क्वायर, और ये I2 अब नहीं है ना, सेम हो गया ना दोनों, तो कितना हो गया 2 रूट I1 का होल स्क्वायर कितना 4I। अब देखो जरा खास बात क्या है, खास बात क्या है? खास बात ये है कि अगर दो सोर्स से इंटेंसिटी क्या हो सेम, तो दोनों को मिला के जो टोटल नई इंटेंसिटी बनेगी दोनों के मिलने से, वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। फोर टाइम्स, रटो काम खत्म करो, 4 टाइम्स, 4 गुनी, 2 गुनी नहीं हो रही है, अब 2 गुनी कहां हो रही थी? नहीं 2 गुनी कहां हो रही थी? पिक्चर पिक्चर दिखाओ फिर से दोबारा, ये लो दोबारा, इंटेंसिटी 2 गुनी कहां हो रही थी? अरे I1 प्लस I2 में, I1 प्लस I2 कहां था? अरे बोलो, जब बीट बन रहा था, इसका मतलब 2 इंटेंसिटी अगर आई है तो दोनों के अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है तो मिलने से क्या बनेगा बी, तब इंटेंसिटी कितनी जाएगी 2। अब इंटेंसिटी कितनी हो रही है 4। इसीलिए इंटरफेरेंस अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस एक्चुअली डेफिनेशन बता रहा हूं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैंने कल आशा वेरी बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डेफिनेशन, तो इसको समझो। क्या ये इंटरफेरेंस है? नहीं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ये तो जैसा है वैसा, वहां से I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिलकर आएंगे तो I2 हो गया। क्या रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं। लेकिन इंटेंसिटी में यहां से आएगा I1, यहां से आएगा I2, और इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो कहीं पे 4I और कहीं पे 0, अगर सेम इंटेंसिटी की है तो। अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या है सेम, तो ये कहीं पे 4I और कहीं पे 0, बाकी जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी, यानी वही एनर्जी का क्या हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। समझो इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? एनर्जी का क्या हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अरे कुछ समझ में आया?
और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रूव करता है कि ये जो लाइट है वो वेव नेचर की है। किस नेचर की है? क्योंकि वैसे ही दोनों मिलके कहीं पे मैक्सिमम बना रहे हैं और वैसे ही दोनों मिलके कहीं पे मिनिमम बना रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है भाई? एक आदमी कहीं पे जाके E1 एनर्जी देता है, दूसरे आदमी वहीं पे जाके E2 एनर्जी देता है, टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 ही होगी, चाहे जहां भी जाए, होगी कि नहीं? लेकिन वेव में ऐसा नहीं है, कहीं पे E1 प्लस 4 आई है, कहीं पे 2 0 है, कहीं पे कुछ और है। इसका मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। जबकि दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों के मिलने से कहीं एनर्जी ज्यादा, कहीं एनर्जी कम क्यों है? फेज के कारण। किसके कारण? इसका मतलब है कि इसका वेव नेचर, क्योंकि वेव नेचर में ही तो फेज दिखाएगा। बोलो बच्चों, तो इंटरफेरेंस क्या प्रूव करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रूव करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। सुनाई दिया? तो मैं समझता हूं काफी हद तक क्लियर हो गया है। हो गया है? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया? देख लो, परेशान तो नहीं हो? देख लो, टच से आराम से देख लो। ऊपर फॉर्मूला देख लिया और उसकी वैल्यू देख ली, 4i देख लिया है ना? अच्छा, ओके। ये बताओ, I1 इक्वल टू अगर I2 हो जाए, ये सारे सब पॉइंट्स हैं धीरे धीरे ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको I कह देते हैं, मतलब I रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसको कुछ कर देते हैं, I सोर्स कर देते हैं। चलो, क्योंकि ये भी I है वो भी I, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये I है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बताओ, अगर I1 इक्वल टू I2 हो जाए, दो वेक्टर अगर इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट बताओ। दो वेक्टर अगर इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट बताओ जल्दी। ट्यूबलाइट हो तुम लोग, जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रही। इक्वल हो जाए तो A1 A2 इक्वल हो जाए तो A हो जाए तो जल्दी बोलो। दो वेक्टर A और B इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट बताओ। तेज बोलो। तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोल रहे हो? 2a cos थीटा रटा है कि नहीं? ये 2a और डिफरेंस बताओ। दो वेक्टर जब इक्वल है तो रिजल्टेंट बताओ और डिफरेंस बताओ। तो यहां पे एम्पलीट्यूड अगर दोनों का सेम है, A1 इक्वल टू A2, तो रिजल्टेंट बताओ। एम्पलीट्यूड का बताओ, फिर इंटेंसिटी का बताता हूं। चलो, A रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2a ऑफ सोर्स है ना, cos 5/2, यही ना? अरे रटा है कि नहीं भाई? तेज करो, दिमाग को तेज करो। वो क्या कहते हैं उसको? वो बादाम खाओ नहीं, घिसो, और घिसते समय ध्यान दो उसको। समझ गए? उसको ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, रील से दूर रहो। समझ गए? क्योंकि रील्स क्या कर रही है? बादाम एक बार घिसे, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होने नहीं दे रही है। तो तुम उसको बार बार देखोगे एक ही बार में, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। या योगा करो। हाँ, एक चीज पूछनी थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ध्यान से, अभी मेरी क्लास खत्म होती है ना, तो पहले मुझे बता देना कितने लोग ये छू पा रहे जब इनको। हाँ, तो एक बार मुझे बता देना, सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि 70% लोग नहीं छू पाएंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। चलो ठीक है, अभी नहीं, हम टाइम पास नहीं करेंगे। चलो ध्यान से, क्योंकि जल्दी से पढ़ना है, काम खत्म करना है। क्योंकि आज के बाद क्वेश्चन होने लगेंगे, कल तक नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो तो हाइगेंस प्रिंसिपल था, केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे। आज के बाद क्वेश्चन होने लगेंगे। ये दिख रहा है? चलो बच्चों इधर। तो याद रहे, ये रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट ध्यान से, और एएस क्या है? एक सोर्स का, किसी एक सोर्स का, और दोनों आइडेंटिकल है। तो ये एम्पलीट्यूड A1 इज A2 इज A, सोर्स हमने कह दिया। ध्यान से बच्चों इधर। तो ये रट गया, ये रिजल्टेंट। अब इसमें तुम खुद ही देखो, कंस्ट्रक्टिव, जहां पे मैक्सिमम बनता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां मैक्सिमम बनता है क्या बोलते हैं? यानी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, यानी दोनों वेव एक ही काम करना चाहती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि एक कह रहा है कि ये करो, दूसरा कह रहा है नहीं ये करो। कंस्ट्रक्टिव है।
और जहां पे नेगेटिव मतलब मिनिमम है वहां पे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये कह रहा है कि ऐसा करो, लेकिन ये कह रहा है कि ना तुम जो बोलेगा उसका उल्टा ही करूंगा, तो डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अपोज करना, कंस्ट्रक्टिव मतलब सपोर्ट करना। तो दो वेव जब आपस में सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। और अपोज करें तो क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां जहां मैक्सिमा हमने बोला है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहिए मुझे। और जहां पे अपोज कर रही है यानी मिनिमा बन रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। तो बताओ जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये समझ में आ गया सबको? अब ये बताओ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ए को क्या ले सकते हो? रूट आई रिजल्टेंट ना, और टू ए सोर्स को क्या ले सकते हो? रूट आई एस लिख सकते हो, हाँ। और ये cos फाइव बाई टू, यही ना बच्चों, स्क्वायर कर दो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स आई सोर्स, 4 टाइम्स सॉरी, इंटू cos फाइव बाई टू, cos स्क्वायर। ठीक है, हो गया, समझ में आया? चलो फिर से वापस आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा वेक्टर सम करके हमने देख लिया कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, 2a1 a2 cos 5 होगा, अंडर रूट, ये देख लिया। इंटेंसिटी में ये क्या होगा बच्चों? I रिजल्टेंट इक्वल टू I1 I2 2I1 I2 cos 5 रूट में, ये हो गया ना? ठीक, सही है। अच्छा, अगर दोनों a1 इक्वल टू a2 हो जाए, दैट इज a सोर्स, तो यही क्या हो गया? 2a cos 5 बाई 2 होता है ना। तुम चाहो तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो, a1 इक्वल टू a2 करोगे तो कॉमन ले लोगे और हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला लगा दोगे तो आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, ऐसे ही इंटेंसिटी में जब देखोगे I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I सोर्स, तब इंटेंसिटी हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलो 4i, यस 4i cos स्क्वायर 5 बाई 2, रट गई है। अब यहां से बताओ आई ए मैक्स कितना होगा बच्चों? यहीं से नहीं, यहां से ए मैक्स कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 मॉड ना, और ए मिनिमम कितना हो जाएगा? यही हमने पढ़ा। और ऐसे ही यहाँ पे आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? I1, यहां से मतलब इसका अगला टॉपिक ये नहीं होना चाहिए, अगला टॉपिक हो गया इसके बाद, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। रटना ये आसान है तो ये कर लो, बाद में छोड़ मत देना रूट, दिक्कत ये रूट रहेगा ना। और मिनिमम हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट, पक्का? अच्छा, इसके अलावा अगर इक्वल है तो I मैक्स A मैक्स इक्वल है तो 2A है ना, और मिनिमम 0 अगर इक्वल है तो A1 इक्वल टू A सोर्स, तो ये होगा। और I मैक्स कितना होगा उसके इसमें बच्चों? 4i, यही ना। और I मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 अगर क्या है? इक्वल है। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया। इसके अलावा एक और क्या पढ़ा था बताओ? I मैक्स अपॉन I मिनिमम, रूट में ना, इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट, यही ना? बोलो बच्चों। और उल्टा हो जाएगा I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? रूट I1 अपॉन रूट I2, बोलो। I मैक्स प्लस I मिनिमम, रूट में ना, अपॉन I मिनिमम माइनस I। और तो नहीं पढ़ा हमने कुछ? अब इतने को तुम एक बार देखो और मुझे बताओ, हमने इतना ही पढ़ा ना टोटल? ठीक है। ये कहता है फाई दो एम्पलीट्यूड लो, ये कहता है फाई दो इंटेंसिटी लो, बस ना, बस। यानी क्वेश्चन क्या आएगा इसमें?
फाइव देके और इंटेंसिटी पूछेगा, या आई देके फाइव पूछेगा, आई देके फाइव, इसमें भी वही होगा। बोलो बच्चों, यानी ये दोनों फॉर्मूले फाइव और आई को कनेक्ट करते हैं या फाइव और ए को कनेक्ट करते हैं, ना। काम खत्म करो, समझाओ अपने आप को कि अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें एक ही लाइन है, फाइव से आई या आई से फाइव निकालना या एम्पलीट्यूड निकालना, तो आई ही ज्यादा पूछा जाता है, एम्पलीट्यूड तो सिंपल है। एम्पलीट्यूड निकालने को बोलेगा तो वेक्टर ही है ना, तो वो कुछ नया नहीं। पक्का? फिर से मैंने क्या बोला, आई से फाइव, फाइव से आई, यानी ये दोनों बोलता है आई से फाइव, आई से फाइव। काम खत्म करो, ये दोनों बोल रहा है आई से फाइव या फाइव से आई, खत्म। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई से फाइव, फाइव से आई आएगा, तो दोनों में सेम अगर इंटेंसिटी सेम एम्पलीट्यूड है तो ये वाला लगा दोगे, और डिफरेंट है तो ये लगा दोगे, काम खत्म। एक फॉर्मूला हमारा कैसे यूज करना है क्लियर हो गया, दिमाग में क्लियर हो गया, है ना। दूसरा है मैक्सिमा या मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले इसका मतलब कि फेज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, याद है ना वो, और पाथ रेफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी उससे जुड़ा हुआ लिखा नहीं मैंने, ठीक है ना। ओके, डिस्ट्रक्टिव पूछे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, क्लियर हो गया। दूसरा ये पूछेगा, है ना। तीसरा आई मैक्स से जुड़ा हुआ या आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो, बस ना, और तो कुछ नहीं पूछ रहा है। ये सबसे ज्यादा पूछता है कि एक इंटेंसिटी दूसरे का 9 गुना है। I1 is 9 times A2, जैसे n टाइम्स बोला था ना अभी क्वेश्चन में, 9 टाइम्स। ऐसा बोलने से क्या फायदा होगा, रूट है ना, तो एक बढ़िया सा नंबर आ जाता है। तो रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2, जब रूट लोगे तो 9 टाइम्स है, तो 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 10, और ना सॉरी रूट है, रूट 9 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो 4/2, दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। ऐसे पूछता है कि अगर I1 I2 के 9 टाइम्स है तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताओ। तो तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले में नहीं जाना, तो बस ओवरऑल ओवरव्यू देखोगे। ये कितना है 9 टाइम्स, तो रूट 9 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 4/2, काम खत्म। ज्यादा घुसना नहीं है कि कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर उधर आधे में फंस गए। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, कट जाएगा वो कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन आके कट जाएगा। समझ में आया कैसे करना है, थोड़ा दूर से ऐसे देख के करना है, ये नहीं कि उसमें लगे हुए कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन परेशान करेगा। तुम कॉमन लेके काटने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, तो आई मैक्स को 3 टाइम्स रूट आई मैक्स को 3 टाइम्स रूट आई मिनिमम रख के सॉल्व करोगे। जैसा मैंने रूट n के लिए कराया था, मैंने रूट n के लिए कराया था, याद है वो क्यों कराया था, क्योंकि वो रेफरेंस की तरह से याद रखना। ये नहीं कि तुम रूट आई मैक्स इक्वल टू रूट आई मैक्स वैल्यू मतलब उसमें पुट करके सॉल्व करने लगे, अपने आप जल्दी जल्दी ऊपर नीचे क्या कर देना, काट देना, कट जाएगा, कॉमन चीज है। समझ गए बच्चों? एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखे तो कितना सुना है तुमने। व्हाट विल बी फेज, देखो व्हाट विल बी फेज डिफरेंस, व्हाट विल बी phase difference between two waves of same intensity, two waves of same intensity to get resultant intensity equal to half of maximum intensity। ध्यान समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फट से सॉल्व नहीं करना है, पहले पढ़ना है बढ़िया से। ये जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी, यही था ना का आधा है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है बच्चों का, क्या आधा, इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i घूमने का, cos स्क्वायर 5 कितना हो गया, हाफ, तो cos 5 कितना हो गया 1/2, cos 5 1/2 है तो 5/2, 1/2 है तो 5/2 कितना हो गया 45, तो 5 कितना हो गया 90। बच्चा वाला क्वेश्चन,
आईआईटी में हुआ, पता है तुमको? थोड़ा पुराना है, तुम्हारे जन्म से पहले का, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम ऐसा करते हैं कि आगे से हमें सॉल्व ना करना पड़े, हम रट डालें। रटाते बहुत है ये, लेकिन रटाना मतलब टाइम बचाना, क्योंकि अब हम पढ़ चुके, समझ में आ गया, तो अब हम टाइम बचाएंगे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है जब इक्वल हो तो? 2a cos a2। यही होता है ना, टाइम बचा कि नहीं? हाँ, इसे अगर नहीं बताते तो क्या करते? निकालते a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, सॉल्व करते ना। अब थीटा रखो, आंसर पाओ। समझे कि नहीं? हाँ, तो रटा होना बहुत जरूरी है, रटा होना बहुत जरूरी है। हाँ, बस रटा वो नहीं हो कि समझ भी नहीं आया और रट डाले। नहीं, कुछ ना हो रहा तो करोगे। मान लो किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं रटूंगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि जिंदगी में फिर तुम्हें रख लेगा, अरे यार ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको रटा नहीं जाता, फिर नहीं समझ नहीं आता तो रटता नहीं है, आज इसको रख लेते हैं जॉब में, करेगा क्या वो? भगा देगा, चलो भागो यहाँ से। तो हमें अगर रट नहीं याद आ रहा है तो रटना पड़ेगा, समझ गए? हाँ, ये तो पक्का समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं, इंटेंसिटी बल्कि उल्टा ऐसे, तुम मुझे फाई दो, मैं तुम्हें आई दूंगा, और आई रिजल्टेंट दूंगा जब i1 इक्वल टू i2 होगा। तो चलो अभी अभी जीरो है तो कितना है? 4i। जीरो है तो कितना है? 4i। जीरो। इससे ऊपर जिसका हाफ एंगल तुम्हें पता हो, हाफ एंगल ऐसा हो जिसका कॉस पता हो, तो 60। तो cos स्क्वायर 5/2 तो 30 हो जाएगा। cos 30, बोलो बच्चों, cos 30 कितना होता है? 3/2। और इधर 4i है तो इंटेंसिटी हो जाएगी 3i। चेक करो, सॉल्व करके बताओ। 4i cos स्क्वायर 5/2 यानी 60/2, क्या 30 ना? cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4। 4 से 4, सुना क्या? तो 4i के बाद 3i के बाद अभी अभी निकालता हमने, क्या निकाला था? 2i कैसे, कितना बताओ? 90। यस, कितना निकाला था? के बाद i ना, तो कितना? ये तो वेक्टर पता है 120, वेक्टर में ना इंटेंसिटी होने के लिए 120 ना, डबल तो नहीं कर रहा? हाँ नहीं, सही कर रहा। देख लो 120 रखो तो cos 120 कितना होता है? 60। 120/2 60, और 60 का 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, 1/2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट के आई बचेगा ना। और अगला क्या होगा? 0। कितने पे? 180 पे। और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसका हाफ एंगल का कॉस तुम्हें डायरेक्टली पता हो। वापस हमने यही क्यों किया? देखो 180 का हाफ 90 पता है कॉस, 120 का हाफ 60 पता है, 45 पता है, 30 पता है। तो जिसका हाफ एंगल पता है वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4, अब आगे से मुझे लगता है रटा होना चाहिए, तुमको रटा होना चाहिए ना। तो 0 1 2 अभी पूछा था ना, मैक्सिमम का 1/2 है ना, तो ये क्या है? मैक्सिमम के बराबर। ये क्या है? 3/4, हाफ या 1, ये कितना है? 2/4। फिर से ये कितना है? मैक्सिमम का कितना है बच्चों? 4/4। मैक्सिमम का कितना है? नहीं, 1/4। मैक्सिमम का कितना है? 1/4। ये मैक्सिमम का कितना है? कुछ गड़बड़ हो गया। मैं चाहता हूं रटाना, रटाने के लिए कुछ स्टोरी बनाना। तो स्टोरी कैसे बनेगी? चलो डायरेक्ट ही तो रट गया, 4 3 2 1 डायरेक्ट रटा है ना। चलो ठीक है, याद करो एंगल 0 के बाद 60 क्योंकि तभी हाफ एंगल पता है, के बाद 90 तभी हाफ एंगल 45 पता है, 60 90 हो जाएगा। रट गया पूरा। क्या तुम कह सकते हो कि फाई दो आई लो? बस ये खत्म हो गया हमारा एक पार्ट, फाई से आई खत्म हो गया। हो गया, इसके जितने क्वेश्चन बन जाएंगे काम खत्म। तुम समझ गए हो कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
समझ गए बच्चों? क्या वो रेशियो वाले करा दो, रूट आई मैक्स प्लस रूट आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स, कुछ ऐसे कराना है क्या? हो जाएगा वो क्वेश्चन। मैंने एक दो कराए हैं रूट एन टाइप करके, है ना? ठीक है, वो फॉर्मूले रट गए ना? आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज रूट आई वन। छोड़ो, रूट सब में है, ऐसे करो, रूट सब में है तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आई वन प्लस आई टू आई वन माइनस रूट लगा तो सब में, अलग अलग, पूरे का नहीं, यही ना? और उल्टा आई वन अपॉन आई टू भी क्या होगा? आई मैक्स आई मिनिमम आई मैक्स आई मिनिमम प्लस और माइनस, रूट लगा दो सब में। तो रूट बाद में लगा लेना आई का, है ना? रट गया, समझ गए? चलो हो गया, तो ये पार्ट तो हो गया। मैं सोच रहा हूँ कल टेस्ट ले लूँ एक तुम लोगों का, कौन सा वाला? बोलो बोलो, कौन सा वाला? अच्छा वाला क्वेश्चन, अच्छा एडवांस के हटा देता हूँ। कुछ लोग रो रहे थे अभी देखने, अगर अभी रो देंगे फिर चलो ठीक है। नहीं रोना होता है, ये सब बहुत आसान होते हैं। क्या होते हैं? विश्वास करो, बहुत आसान होते हैं बच्चों, बहुत ही आसान, इतने आसान कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? अरे किसी को लगता है मैं झूठ बोलता हूँ तो बाहर मिल लो मुझसे तो। एक मिनट, हाँ चलो ये आता है। वेव थ्योरी से कौन सा एक्सपेरिमेंट? वेव थ्योरी से, वेव मतलब वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन कौन सा है, समझ रहे हो? तो कौन सा नहीं है जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, अरे फिर से द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अरे यार ये अजीब होता है, मुझे नहीं पता, कोई गधा है कभी कभी वो कुछ भी कर लेता है, वो अजीब था इसलिए मैंने लगा दिया। तुम समझ रहे हो? वो रट डालो तुम बच्चों, क्योंकि वो अपने, वैसे तुम लोग केमिस्ट्री में साथ पढ़ते होगे, रॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हो क्या? चलो ठीक है, करो इसको। तो मैक्सिमम कैसे निकाला तुमने? 4i रूट में आई कट ही जाएगा तो 2 + 1 का स्क्वायर और 2 - 1 का स्क्वायर, तो 9 आ गया। ठीक है 9, हाँ चलो चल जल्दी जल्दी। और मिनिमम कितना हो गया जब 2 - 1 तो 1 ही हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 8 का। एकदम सही है, सही है। आगे चलो बताओ, कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे अगर रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस से बाहर निकलने वाली लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा? प्लेन। पक्का ना? आगे अरे यार कुछ तो दे दो, सब डबल से हाँ बोलो। 1:9 है ना? इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मतलब समझ गए क्या बनेगा? इनकोहेरेंट मतलब क्या? वीक बनेगा। अरे बोलो तो इनकोहेरेंट है तो I1 कितना हो जाएगा बच्चों? एक मिनट, इसकी इंटेंसिटी आई तो उसकी 9 आई ना, इंटेंसिटी आई और 9 आई, तो इनकोहेरेंट है तो कितनी इंटेंसिटी बताया था अभी? I1 प्लस कितना हो जाएगा? 10 आई, कितना हो जाएगा? एंड वेव आर कोहेरेंट। अब कोहेरेंट है तो I2, जबकि डिफरेंस ऑफ फेज कितना है? 7, तो 60 के लिए कितना होता है याद करो? 60 का हाफ 30, 3i। इसका मतलब कि यहाँ पे नहीं इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है, तो I1 + I2 + 2i1 I2 रूट में cos 60 ऐसा करना पड़ेगा ना?
क्योंकि इक्वल होता तब ना 3 आता। बोलो बच्चों, तो आंसर बताओ इसका, इसका बताओ। 1 9 10 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो गया। और इधर कितना था? 9 10 13 हो गया ना? 13 आया ना? ओके 13 आया। तो एक 13 हो गया 10 और ये 13 हो गया ना आंसर? मेरे ख्याल से 13 है नहीं? बोलो बच्चों, मेरे ख्याल सही है। गलत तो नहीं किया हम लोगों ने कुछ? बढ़िया, तेज है हम लोग नहीं? चलो देखो तो तुम समझ रहे हो। तुम्हें ये मत सोचना कि सारे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए हैं, साल के सारे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो 10-12 आते हैं ना एक ही साल में, तो एक पेपर में अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो सभी में डबल स्लिट आएगा। समझ गए ना? इसलिए उतना दिख रहा है। चलो आगे, सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज पढ़ा है हमने। देखो देखो एक किसके अब इसके आगे का है ना, ये समझ आगे का जब होगा तो फिर अलग अलग भी आता है। यहाँ वाला जो सेट पूरा है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो सेट आता है उसमें एक साल में लगभग एक ही कोशिश करता है कि यूनिफॉर्मिटी बना कर रखने के लिए। तो चलो फास्ट अनपोलराइज्ड, ओके सॉरी, डबल स्लिट छोड़ देते हैं नहीं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं उसके बाद, थोड़ा और पढ़ लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन खत्म फिर होने लगेंगे ये सब ना। चलो ठीक है, ओके थोड़ा सा मैं और पढ़ाऊंगा उसके बाद हमारा। तो तुम्हें अभी तक जो समझ में आया है वो ये, देखो बच्चों, हाँ सर तो अभी आए हैं क्या? नहीं, मैंने बोला नहीं था आज। असल मैथ्स वाले सर नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा मैं हूं ना। तो हम पढ़ रहे हैं नहीं बंद नहीं क्या कुछ अलग अलग कुछ बोले हो क्या तुम? नहीं उस समय बंद। चलो वापस, टॉपिक का नाम क्या है और किस तरह से पढ़ना है ध्यान से। हमने अभी जो इंटरफेरेंस पढ़ा है उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तुमने अभी जो पढ़ा है उसमें तुमने देखा होगा कि हमारे पास 2 सोर्स हैं, दोनों सोर्स से किसी एक जगह पे वेव जाती है, पहुंचती है, और क्या होती है? क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है? सुपर इम्पोज। क्या होती है? और ये दोनों के दोनों सोर्स कौन से सोर्स कहलाते हैं? कोहेरेंट, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस होता है। ऐसा करने से वहां पे यानी जहां पे पहुंचती है वहां पे क्या होता है? एक नई वेव बनती है, दोनों के मिलने से एक नई वेव बनती है और उसकी इंटेंसिटी 5 पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? 5। अभी यही पढ़ा था, बस इसको अब एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमने पढ़ा था वो सही है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि 2 वेव मिलने से, अगर वो कोहेरेंट सोर्स हैं, दोनों के मिलने से एक नई वेव बनती है जिसकी इंटेंसिटी उसके फेज पे डिपेंड करती है, यही ना। अब यही चीज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? अभी तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे तो पाथ डिफरेंस नहीं था, फेज डिफरेंस था। क्या था? यानी 5 से I या I से 5। अब हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अब पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ना, तो दिख तो नहीं रहा कि वेव कैसे चल रही है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं? पाथ डिफरेंस पे। मेरी बात समझ में आई? तो अब बात आ रही है पाथ डिफरेंस की। तो सब लोग कैसे हो रहा है वो देखें। मान लो ये स्क्रीन है या कोई एक कुछ भी ऐसे समझ लो कि शीशे को, ग्लास को कार्बन ब्लैक कर दिया गया। कार्बन ब्लैक समझ में आता है? पूरा काली होती है उसमें। यहां पे एक लाइट जला दी,
ये चलो जला देते हैं। और इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ और यहाँ, इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे दो सोर्स, यानी दो जगह वो कालिक हटा दी, दो जगह वो कालिक क्या कर दी, हटा दी। तो यहाँ से जो लाइट जाएगा वो यहाँ जाएगा ना, पास कर लेते हैं, थोड़ा दूर करने पे कोई दिक्कत, यहाँ पे और पास कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझाने में। इसका मतलब ये सोर्स है, ये कौन है बच्चों, कौन बताएगा ये कौन है, वेव फ्रंट। कौन है ये भी वेव फ्रंट है। तो यहाँ तक वेव फ्रंट पहुंचे, क्या ये भी पहुंचे, नहीं, केवल यहाँ तक पहुंची ना। और यंग्स डबल स्लिट, सॉरी हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, will act as a new source outside। तो ये एक सोर्स S1 हो गया और ये एक सोर्स S1 है, हो गया ना आराम से। तो इसका काम खत्म। S1 S2 कोहेरेंट सोर्स होगा, क्यों, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स होगा, क्यों, सेम फेज में है, किसमें है, सेम फेज। और एक ही सोर्स से निकल रहे तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों क्या है, सेम फेज में होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट फेज होना चाहिए, लेकिन एक ही सोर्स से निकल रहे तो फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या रहेगी, सेम। और अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे, वो कोहेरेंट सोर्स है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये सोर्स कंटिन्यूअस है ऐसा मान लेते, याद रहेगा। तो ये दोनों के दोनों S1 और S2 कोहेरेंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम और कंटिन्यूअस, यही दो पॉइंट थे ना। तो फ्रीक्वेंसी सेम है और कंटिन्यूअस, हमने मान लिया कि ये सोर्स कंटिन्यूअस है, याद रहेगा। तो अब ये S1 और ये S2, इस दोनों सोर्स से कहीं पे दो वेव पहुंचेंगी, कहीं पे पहुंचेंगी ना। तो कहां पे पहुंचेगी, कोई तो जगह होगी हमारे लिए, हम ढूंढते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, ऐसा दिखेंगे हमें सही से, इसके लिए मैंने सामने क्या रख दिया, स्क्रीन। क्या रख दिया, स्क्रीन। तो इसके सामने मैंने एक स्क्रीन रख दी। इस स्क्रीन पे हम देखते हैं इन दोनों वेव के कारण प्रोड्यूस होने वाली नई वेव, समझ गए। तो ये है बीचों बीच। बताओ बच्चों, यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव में कौन सी बड़ी वेव ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, दोनों सेम चल रही है, दोनों सेम चल रही है। तो जब दोनों सेम चल रही हैं तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी क्या है 0, और पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 0। तो आगे बताओ इंटेंसिटी कौन बताएगा, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल है तो 4I, यानी यहाँ पे I क्या होगा, I मैक्स होगा ना। और इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कहेंगे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहेंगे, सबको समझ में आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबको समझ में आया। आगे आगे ध्यान से, थोड़ा ऊपर जाओ तो बच्चों, थोड़ा ऊपर जाओ, क्या लगता है थोड़ा ऊपर जाने पे क्या होगा, यहां पे जाने पे क्या दोनों रास्ते अभी भी बराबर है, ये बड़ा रास्ता हो गया, ये छोटा रास्ता हो गया, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक पाथ डिफरेंस। क्या आ गया, तो ये 0 है तो 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, 0.3 लैम्डा, करते करते कहीं एक जगह पे होगा जहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा 0.5 लैम्डा। कितना होगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस। और λ/2 का पाथ डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस कितने का बच्चों, पूरे का आधा पाथ डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कितना, ये पूरे का पाथ डिफरेंस होता है तो कितने का फेज डिफरेंस होता है 2π। आधे का कितना होगा, तो बोलो ना जल्दी से, बोलना सीखो तभी तो दिमाग चलेगा। पाई, पाई मतलब 180 ना, तो 180 लिख दूं यहाँ पे, 180 का फेज डिफरेंस। और 180 मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव, क्या डिस्ट्रक्टिव, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। और आई क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब मिनिमम मतलब √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, यही ना। और अगर इंटेंसिटी सेम है तो 0, पक्का। अब ये 0.5 है तो अब क्या होगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,
1, यानी यहाँ पे कहीं जाके पार्ट डिफरेंस कितने का होगा बच्चों? लैम्डा का। तब फेज डिफरेंस कितने का होगा? 2 पाई। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। क्या बनेगा? आई मैक्स। फिर करते करते कहाँ जाएगा? 1.5 लैम्डा। आगे नहीं लिख रहा, समझ गए? तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? 3 पाई। 3 पाई कितने का? क्या बनेगा? पक्का? अगर मैं एनर्जी को डिनोट करूं, किसको? एनर्जी को। सुनना, अगर मैं एनर्जी को डिनोट करूं तो यहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी कि नहीं? बोलो। और यहां पे क्या होगी? मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम होगी ना? इंटेंसिटी मतलब दोनों का डिस्ट्रक्टिव बना रहे ना, तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी ना? और यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी ना? फिर यहां पे मिनिमम होगी, फिर यहां पे मैक्सिमम होगी। ऐसा होगा कि नहीं? सही नहीं बना? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे दोनों साइड होता रहेगा। तो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है वहां पे ब्राइटनेस को समझाता है, दिखाता है। ये क्या ग्राफ है? इंटेंसिटी का। किसका ग्राफ है? और जहां पे मिनिमा बनेगा वहां पे क्या करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। सुना? समझ में आया सबको? कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो एक बेसिक समझ में आया। हमने जो पढ़ा था मैथमेटिकली उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली। समझा पाया हूं? आराम से। तो अब अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ और करते हैं बच्चों। ये जो स्लिट है उसके बारे में बात करते हैं। ये स्लिट S1 एंड S2। स्लिट मतलब सोर्स। यहां पे स्लिट मतलब सोर्स, जो जहां से आने वाली वेव आपस में क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है। तो स्लिट का मतलब यहां पे है सोर्स। क्लियर हुआ? ये 2 टाइप का होता है अपने कोर्स में, पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स, ये 2 टाइप का सोर्स होता है। अगर कोई पूछे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन सा सोर्स था, तो पॉइंट सोर्स। लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके पढ़ते हैं तो कौन सा लगा देते हैं? लाइन सोर्स से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन सा सोर्स था, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स नहीं। यानी एक्सपेरिमेंट करते समय पॉइंट सोर्स था। क्लियर हुआ? अच्छा, ये स्लिट हो गया। अच्छा, दूसरा स्क्रीन। उधर कौन है? स्क्रीन है वो, ठीक है। और स्क्रीन से लेके, अच्छा हाँ, ये स्लिट के बीच की दूरी d, स्मॉल d। स्लिट के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? स्मॉल d। ये दोनों कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो स्लिट के बारे में ये है, यानी ये दोनों पॉइंट सोर्स हो सकते हैं या दोनों लाइन सोर्स हो सकते हैं। क्लियर? इनके बीच की दूरी मिलीमीटर में होती है, 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसा। यानी ये दूरी बहुत ही कम होती है। समझ गए? तो ये स्लिट हो गया, उसके बारे में ये पॉइंट हो गया, ये सोर्स पॉइंट सोर्स हो गया, ये लाइन सोर्स हो गया। और क्या पॉइंट है इसके अलावा? 2 हो गया। तीसरा डी लगभग कितने होता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर, पॉइंट फिक्स नहीं है, लगभग। समझ गए? अच्छा, आगे और पॉइंट सोर्स, उधर फ्रिंज। क्या होगा फ्रिंज बच्चों? बताएगा कोई फ्रिंज का क्या मीनिंग है? क्या है फ्रिंज? तुक्का मारो, सोचो। फ्रिंज मतलब क्या?
फ्रिंज मतलब इसको फ्रिंजेस कहते हैं। यहाँ पे जो ब्राइटनेस आएगी ना, ये ऐसा थोड़ी आएगा, तो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो स्क्रीन पे कहीं सबसे ज्यादा ब्राइट होगी और फिर घटते 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 ब्राइटनेस क्या हो गई, मिनिमम, फिर बढ़ते 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 क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये एक स्क्रीन पे ज्यादा ब्राइट, कम ब्राइट, ज्यादा ब्राइट, कम ब्राइट, ये जो आएगा ना उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज। क्या कहते हैं, फ्रिंज। समझ गए? तो फ्रिंज समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्क्रीन पे लाइट के मिलने से एक नई लाइट ही तो आएगी ना। तो एक लाइट यहां से आई, एक लाइट यहां से आई, दोनों के कारण कंस्ट्रक्टिव बना। तो यहाँ पे लाइट तेज होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे इंटेंसिटी कम होगी, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं इंटेंसिटी कम। सुनाई दिया? तो ये जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू, उसकी मतलब इंटेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम। इस एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, के पार्ट को क्या कहते हैं, वन फ्रिंज। क्या कहते हैं? फिर से एक फ्रिंज किसको कहेंगे, सिमिलर दो पॉइंट ले लो, एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एक फ्रिंज। या एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा के बीच के डिस्टेंस क्या कहेंगे, एक फ्रिंज। फ्रिंज सुनाई दिया? फ्रिंज क्या होता है? तो फॉर पॉइंट सोर्स फ्रिंज विल बी हाइपरबोलिक। क्या होगा, हाइपरबोलिक। फ्रिंज विल बी हाइपरबोलिक। इसका मतलब क्या है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। और यहां पे एक स्क्रीन मैंने ले लिया, स्क्रीन। तो स्क्रीन पे इसके बीचों बीच, जो एकदम बीचों बीच, जो सेंट्रल मैक्सिमा, उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसको, ये जो बीचों बीच है जहां पाथ डिफरेंस जीरो, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सही, बाकी सब आएंगे, अभी काफी कुछ पढ़ना है, मैं तो थोड़ा आइडिया देके और फिर सारे टर्म को यूज कर रहा हूँ। आइडिया आ गया, फिर हम एक एक चीज को देख रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, सब कुछ कौन है, छोटा, ठीक है ना। कैसे पढ़ाना समझ में आ रहा है? ये बेसिक्स बता दिया, अभी पढ़ाया नहीं है, बस बताया कैसा होता है। अब एक एक करके पढ़ रहे हैं कि ये क्या है सोर्स, ये क्या है S1 S2, दोनों की क्या प्रॉपर्टी है, कोहेरेंट होना चाहिए। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी उसको क्या कहेंगे, फ्रिंज। फ्रिंज कितने टाइप का हो सकता है, यानी एक बेसिक्स पढ़ लिया, अब एक एक करके थोड़ा एक एक को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। समझ गए? ओके। तो ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा इन दोनों का क्या बनता है, स्ट्रेट। क्या बनेगा, लेकिन बाकी सब हाइपरबोलिक बनेगा। क्या बनेगा, हाइपरबोलिक। ऐसा तो स्क्रीन पे सेंट्रल ऐसा बनेगा, बाकी सब हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक समझ में आ रहा है? ऐसा बनेगा। कब ये होगा, पॉइंट सोर्स के लिए। किसके लिए? अच्छा, अगला फॉर लाइन सोर्स। फॉर लाइन सोर्स, लाइन सोर्स के लिए ये लाइन सोर्स है, एक सोर्स ये लेते हैं और एक सोर्स ये लेते हैं। ये तो लाइन सोर्स है, थोड़ा सा इजी बना देख लेना। लाइन सोर्स के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे लाइन सोर्स के लिए लाइन ही बनता है। क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा लाइन बनेगा, बाकी सब भी क्या बनेंगे, लाइन ही बनेगा। सुनाई दिया? मैक्सिमास हैं, डिफरेंट मैक्सिमास, लाइन ही बनेगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 क्या होता है, स्लिट, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी। कैपिटल डी कहते हैं इसको, दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, कैपिटल डी। सही है? पॉइंट सोर्स के कारण जो फ्रिंज बनता है वो क्या बनता है बच्चों, पॉइंट सोर्स के कारण जो फ्रिंज बनता है वो हाइपरबोलिक। लाइन सोर्स के लिए लाइन। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, क्या ये बनेगा, मैथ्स वाले चाहे तो कर सकते हैं। सही है? ऐसे समझे। ये स्क्रीन ये कब बनता है, जब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जीरो हो या लैम्डा हो, यानी ये इन दोनों सोर्स से कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होना चाहिए। और ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं, और लाइन सोर्स में लाइन की प्रॉपर्टी है। दो लाइन से कांस्टेंट पाथ डिफरेंस पे एक लाइन ही हो सकती है।
दो लाइन से कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ पाथ पे एक लाइन ही हो सकती है, ज्यादा नहीं सोचना है बस। मैथ्स वाले जानते हैं हाइपरबोला के डिफरेंस बताओ, दो पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, और डिफरेंस कांस्टेंट है तो वही तो पार्ट डिफरेंस है, इसलिए हाइपरबोला है। तो मैथ्स वाले जानते हैं, सही है। तो इसको रटना नहीं है, कोई मैथ्स वालों को समझना है वो चीज। मेडिकल वाले रट ले क्योंकि उतना कोर्स में नहीं है अपने। तो लाइन सोर्स का कैसा बनता है हाइपरबोलिक, सॉरी लाइन और पॉइंट सोर्स का क्या बनता है, रट गया ये। ओके, इनके बीच की जो डी होता है वो लगभग 1 मीटर होता है। ये रेशियो एक देता है, अगर 1 मिलीमीटर है स्मॉल डी तो 1 मीटर होगा कैपिटल डी, 0.5 मिलीमीटर होगा स्मॉल डी तो आधा मीटर होगा कैपिटल डी। लगभग फिक्स नहीं होता, ये सब अलग अलग है ना। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। होता क्या है, दो सोर्स ले लिया, कैसे सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। दो कोहेरेंट सोर्स लेके किसी एक जगह पे दोनों के मिलने से एक नई वेव बनी, हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहां पे जहां पे दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 0। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनते हैं, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तो मिनिमा बनते हैं। याद रहेगा ये सब? क्यों मिनिमा बनते हैं? क्योंकि फेज जो है पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा होता है ना बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके, स्लिट क्या होता है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, क्लियर हो गया? कितने टाइप के होते हैं? स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी क्या होती है, और उस पे पैटर्न कैसे बनते हैं, दो चीज छोटी छोटी बातें समझ में आ गई? ओके ओके ओके। अब ये हो गया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी हम टर्म यूज करते हैं वो क्या है। और भी हो सकता है, ये जैसे एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की दूरी को हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा। तो एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की दूरी को बीटा, डिस्टेंस बीटा है, और कहते क्या है इसको? फ्रिंज। तो ये बीटा क्या होगा? फ्रिंज वेट। क्या होगा? भाई इसको फ्रिंज कहते हैं, और उनके बीच की दूरी डी है तो क्या कहेंगे उसको? फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट, ठीक है, फ्रिंज वेट, ठीक है। ओके, 2D में अगर देखें, 2D में छोटे छोटे टर्म है ये सब। 2D में देखें अगर 2D में देखें तो यहां से पहुंचा यहां पे, यहां से पहुंचा यहां पे, तो वो कहां पे है, दोनों यहां पहुंचे, वो कहां पे है बताने के लिए, ध्यान से, वो कहां पे है बताने के लिए बीचों बीच, बोरिंग तो नहीं लग रहा बच्चों? बता दो, पानी पीना है? बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? बस खत्म ही होने वाला। क्या है ये, कौन बताएगा ये क्या है? बोलो, ये क्या है? एंगुलर पोजीशन। क्या है ये? कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? एंगल कहां से दिया देखा जा रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा को मिलाने वाला है, यानी सिमेट्रिक पॉइंट, मतलब बीचों बीच जो सिमेट्रिक है वही उसके उससे। तो इसका मतलब एंगुलर पोजीशन कहां से लिया जाता है? इस स्लिट के बीच के और सेंट्रल मैक्सिमा की लाइन से एंगल लिया जाता है, एंगुलर पोजीशन, है ना? ये क्या होगा? वो एंगुलर पोजीशन। ये क्या होना चाहिए? पोजीशन। क्या होना चाहिए? पोजीशन होना चाहिए। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन लिया जाता है, और सेंट्रल मैक्सिमा वाली लाइन से एंगुलर पोजीशन लिया जाता है। तो एंगुलर पोजीशन किसको कहते हैं? क्लियर हो गया? और सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन लेते हैं वो क्लियर हो गया। ये सारे टर्म समझ में आ गए जो हम लोग यूज करेंगे इस टॉपिक में। yn, nth मैक्सिमा का पोजीशन। yn कौन से मैक्सिमा का पोजीशन? nth। यहां पे कौन सा मैक्सिमा है? सेंट्रल। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth मैक्सिमा की पोजीशन yn। yn में से yn -1 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा?
वाई एन में से वाई एन माइनस वन माइनस का दूध क्या होगा? फ्रिंज विड्थ। क्या आएगा? एन में से एन माइनस वन माइनस करोगे तो फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ सभी फ्रिंज का क्या रहता है? सेम। फ्रिंज विड्थ सभी फ्रिंज का क्या रहता है? सेम। तो अभी तक हमने टर्म पढ़े हैं, जो जो टर्म यूज किए जाते हैं वो टर्म पढ़े हैं। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हमने क्या पढ़े हैं? टर्म्स। बस क्लियर? बस एक डेरिवेशन कर दो फिर आज के लिए रहने देंगे। लेकिन उससे ही काफी हद तक ये खत्म हो गया। तुमने देखा होगा ये एक्स डबल सेट बार बार आ रहा था, सही ना? एक टर्म और बस हो गया। ये समझ में आ गया? सारे टर्म्स बता दिए मैंने, पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, ओके। बाबा सर आए? अब तो पढ़ लेते चलो आगे। तो सुनो 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 बच्चों, अब तुम मुझे बस इतना बता दो, इतना बस बता दो ठंडी लग रही ना? बंद कर लिया करो। तो मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए केवल बच्चों को लगेगा कि मैं बचाता रहता हूँ पैसे। इसलिए नहीं, दोनों चल रहा था तब से टेंशन होती मुझे। तो ठंडी लगती, कोई है जो ठंडी लगती है जिसको? तो इतनी ठंडी लगती है तो क्यों मना कर दिया? मुझे ठंडी लगती रहती है, अब क्या बोलूं? चलो सुनो बच्चों, चलो कोई बात नहीं, इधर इधर देखे। तो ये दिमाग वाला कोई है क्या यहाँ पे? बच्चों मुझे ये सेंट्रल है, सेंट्रल है ना ये? अच्छा, ये पूरा कितना है? डी। और ये कितना है? डी, कैपिटल डी। और यहां से इसको अगर मैं मिला दूं, बस ये कर दूं, काम खत्म है। फिर यहां पे इसको मिला दूं तो ये कितना है बच्चों? थीटा। सही है? मुझे बस स्मॉल डी और थीटा के टर्म में, स्मॉल डी और थीटा के टर्म में इसके और इसके रास्ते का डिफरेंस चाहिए, यानी पाथ डिफरेंस चाहिए। देखिए तो कितना आता है तुम लोगों को? चलो तो ध्यान करके एक याद रखो, आगे से आज के बाद कभी भी, आज के बाद कभी भी पूरी फिजिक्स में और पूछूंगा और समझ रहे हो ना, नहीं आएगा तो कुछ नहीं करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं आता बच्चों का। क्यों? सुनो मेरी बात, हम लोगों ने इसको कंस्टेंट मोशन में पढ़ा है, और जो कुछ बच्चे हैं जो 12th का पढ़े हैं वो पोटेंशियल में पढ़े हैं, डाइपोल के पोटेंशियल में। ये क्या होता है? अगर ये एंगल बहुत छोटा है, कंस्टेंट मोशन में हमने पढ़ाया है, मेडिकल वाले कंस्टेंट मोशन नहीं पढ़े हैं, फिर भी चलो देखो, अगर ये एंगल, चलो बच्चों चलो जल्दी, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, अगर ये एंगल बहुत छोटा है और इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, क्या ड्रॉप किया है? परपेंडिकुलर। फिर से सुनना, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, कभी भी ऐसा बने पतला सा, तो देखोगे क्या वो एंगल बहुत छोटा है? अगर वो एंगल बहुत छोटा है तो यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना है बच्चों? 90। ओके, और ये 90 है, तो ये कितना है? दोनों 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90। क्यों 90? क्योंकि वो तो 0 है लगभग, बहुत छोटा है, तो ये दोनों 90 हो गए। ठीक, कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके और इसके में ये दोनों तो बराबर हो गए, तो यही तो डिफरेंस बचा, यानी इसके और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस इतना आ गया। सुनाई दिया? यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के इंटरफेरेंस में नहीं, डिफ्रैक्शन में दिया गया। यूज यही करेंगे, रिजल्ट यही यूज करेंगे, लेकिन उसने दूसरे तरीके से डिराइव कराया है। समझ गए? उसने कैसे डिराइव कराया? दूसरे तरीके से। तो मैं दूसरे तरीके से भी कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रखो। तो ये कितना था बच्चों? यहां से यहां तक डी था, ये कौन था? सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां से इसको मिला दिया था हम लोगों ने, तो ये एंगल कितना था बच्चों? हाँ देखना जरा, ये एंगल कितना था?
ये थीटा ना, आराम से ये थीटा, तो ये कितना, तो ये कितना, पक्का ना, और ये कितना है, क्या ये राइट एंगल है, और ये उसका क्या है, ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने, तो ये कितना हो जाएगा, d sin। फिर से सुना, फिर से सुना, फिर से सुना, ये एंगल कितना है, ये क्या कहलाता है, एंगुलर पोजीशन, क्या कहता है, एंगुलर पोजीशन कहलाती है, क्या कहलाती है, एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा। तो किसी एंगुलर पोजीशन थीटा वाले पॉइंट, किसी एंगुलर पोजीशन थीटा वाले पॉइंट पे दोनों सोर्स से जाने वाली वेव का पाथ डिफरेंस, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, फिर से सुनो, किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे किसी पॉइंट पे दोनों सोर्स से जाने वाली वेव का पाथ डिफरेंस डी साइन। सुनाई दिया, फिर से, एंगुलर पोजीशन थीटा पे किसी पॉइंट पे दोनों सोर्स से जाने वाली वेव का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है ना। इसका मतलब अभी अभी हमने क्या सीखा, तुम मुझे एंगल दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वहां पे जो दोनों वेव, सुनो, तुम मुझे एंगल दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वहां पे जो दोनों वेव पहुंच रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। फिर से बोलो, तुम मुझे एंगल दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। दोनों वेव का पाथ डिफरेंस, यही ना। तुम फेज डिफरेंस निकाल लेना, क्या निकाल लेना, कैसे, छोटा अपन बड़ा इक्वल टू छोटा अपन बड़ा से, और फेज डिफरेंस से तुम क्या निकाल लेना, इंटेंसिटी निकाल लेना, क्या निकाल लेना, इंटेंसिटी। यानी तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें इंटेंसिटी दे दूंगा। तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें वहां का क्या दे दूंगा, कैसे, तुम मुझे क्या देने वाले हो, थीटा, मैं वहां से क्या निकाल दूंगा, नहीं, पाथ डिफरेंस। पहले क्या निकालूंगा, पाथ डिफरेंस से और फेज डिफरेंस से, यानी तुम मुझे एंगल बताओ, मैं उस जगह का बता दूंगा कि इंटेंसिटी क्या हो। सुनाई दिया, तुम मुझे एंगल बताओ, मैं उस जगह का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा बता दूंगा, डी साइन थीटा से फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अपॉन 2 पाई लैम्डा इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई से फेज डिफरेंस निकाल दूंगा, और फेज डिफरेंस पता है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई से इंटेंसिटी बता दूंगा या एम्पलीट्यूड बता दूंगा। यानी अभी अभी हमने ये पढ़ा, तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें उस जगह का पाथ डिफरेंस जिसे तुम से एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी निकाल दो। क्या तुम्हें समझ में आया कि अभी अभी तुम्हें क्या आया है, तुम्हें ये आ गया है, किसी जगह की एंगुलर पोजीशन से किसे इंटेंसिटी निकाल देना फाइनली, यही तो आया रिजल्ट। अच्छा, और जरा सा और देखो बच्चों, ये जो थीटा है वो एंगुलर पोजीशन है ना, क्या है वो, अगर मैं इस पोजीशन को y मान लो, yn मान लो, याद है पोजीशन ना, और ये कितना होता है बच्चों, कैपिटल डी, पता है ना सबको। तो मुझे बताओ कि ये, क्या तुम्हें नहीं लगता कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन एंगल बहुत ज्यादा नहीं है तो साइन थीटा को tan थीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, तो ये लगभग tan थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, yn अपॉन डी। एक लाइन और बढ़ गया, तुम मुझे पोजीशन बताओ, मैं वहां पे एंगुलर पोजीशन देखूंगा, एंगुलर पोजीशन से पाथ डिफरेंस देखूंगा, पाथ डिफरेंस से और फेज डिफरेंस से, यही ना स्टोरी है, यही सबसे बड़ी स्टोरी है इस चैप्टर की।
और ये सब आपस में कनेक्टेड है, तुम समझ रहे हो। पोजीशन बताओ, उससे थीटा निकाल दूंगा, उससे पाथ डिफरेंस निकाल दूंगा, उससे फेज डिफरेंस निकाल दूंगा, उससे इंटेंसिटी निकाल दूंगा। यही ना? तो तुम्हारे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर मैं एक लाइन पूछूं तो देखे तो क्या सोचते हो तुम लोग? देखना तो ये मैं नोट्स सब लिखा हुआ वो भेज दूंगा, सही ना? थोड़ा उसमें खतरनाक खतरनाक बना है, टेंशन नहीं लेने का। उसमें समझाया है कुछ मैंने, तो वो ज़्यादा लिखने का मतलब ज़्यादा समझाने की कोशिश करना होता है। ज़्यादा समझाने का, समझ गए ना? ज़्यादा लिखने का मतलब ज़्यादा समझाने की कोशिश किया मैंने। तो क्योंकि वेव और लाइट दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर है ना वो, इसलिए थोड़ा सा आगे के जो नंबर ऑफ इमेजेस, अरे नंबर ऑफ मैक्सिमास पढ़ा है ना, थोड़ा उसमें देखोगे, टेंशन नहीं लेने का, सब आ जाएगा। ठीक, अभी ये जो कर लिया लगभग यही खत्म है, बस अब इसका एप्लीकेशन बचा हुआ है। तो आराम से तुम ये मुझे बता दो, मान लो चलो यहाँ पे ले लेते हैं ये, डी है लेट 10 लैम्डा। डी क्या है? 10 लैम्डा। यहां से 50 लैम्डा डिस्टेंस पे, 50 लैम्डा डिस्टेंस पे इंटेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है? मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया तो अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन स्टेप्स चेक करने के लिए बनाया कि तुम्हें स्टेप्स आ रहे हैं ना। जबकि ये इसका तुम जानते हो 1 मिलीमीटर तो 1000 मिलीमीटर होता है ना, 1000 मिलीमीटर होता है ना, 1 मीटर होता है ना। तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना लैम्डा। दे सकते हैं हम लोग, सब लैम्डा के टर्म में दे दिया, कट जाएगा सब। सही, स्टोरी क्लियर एकदम? चलो वहां पे क्या चाहिए हमें? इंटेंसिटी। हमें चाहिए यहाँ पे इंटेंसिटी। क्या है, डर तो नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबसे पहला काम क्या दिया है? एक्सेल, मतलब वाई एन। क्या दिया है बच्चों? वाई एन, यही ना? कितना है बच्चों वाई एन? 50 लैम्डा। ठीक है, वाई एन 50 लैम्डा। तो साइन फाई कितना होगा? साइन थीटा फाई नहीं, साइन थीटा फाई नहीं, थीटा है ना, वाई एन बाई डी ना। तो 50 लैम्डा बाई क्या 500 लैम्डा का तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उतना बढ़िया नहीं दिख रहा नंबर। तो ये 500 लैम्डा का देता हूँ और ये 10,000 है। कितना आएगा बच्चों? लैम्डा बाई 20, बोलो बोलो 20। ये भी अच्छा नहीं आया, चलो चलेगा। ये तो होगा, ये क्या हो गया? साइन थीटा। तो वाई एन से क्या निकाल लिया? साइन थीटा। उससे क्या निकल जाएगा बच्चों? भूल जाते हो तुम, बात में तो बोलते क्यों नहीं? जल्दी से बोलो, सब लोग बोलो। वो हो गया क्या? सही में थक गए क्या? बोलो, डी साइन थीटा, डी कितना है? 10 लैम्डा, यही ना? और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? ये भी लैम्डा था ना, लैम्डा कट जाएगा ना, तो कितना होगा? यानी लैम्डा बाई 2। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? पाथ डिफरेंस बताओ। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो इंटेंसिटी बताओ। चलो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालो। तो फेज डिफरेंस कौन बताएगा? पाई। और पाई के लिए इंटेंसिटी बताओ। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? पाई 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 सी पाई 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 0। इसका मतलब उस जगह पे इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 हो गया, काम खत्म। सुनाई दिया कि नहीं? ठीक है, पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? पाई। सो इंटेंसिटी विल बी 0।
मैं रास्ता बताता, रास्ते पे ध्यान दो। चलो रास्ता बताओ। तुम मुझे एक्स है यानी वाई एन दो पोजीशन, मैं उससे साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा से पाथ डिफरेंस निकलेगा, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस से, समझ गए? टफ नहीं है मेरे ख्याल से, टफ नहीं है ना? घर पे जाके ऐसे पढ़ना जैसे कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो, पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, बस यही करना है। तुम्हारा सबसे सिंपल सा काम ये है कि तुम एक एक चीज पढ़ के और उसके बाद घूम घूम के कोशिश करो कि तुम पढ़ा पा रहे हो क्या, बस इतना ही काम है। बस तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक्सेप्ट ये मेरे कौन मतलब मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें, बाकी न्यूमेरिकल में तो मेहनत करना है, थ्योरी में नहीं मेहनत करनी। थ्योरी में जितना पता है इसके बाहर नहीं कुछ करना, बस तुम्हें पूरी स्टोरी ऐसे तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे। बस एक बार जल्दी से हम लोग देख लें कि क्या क्या पढ़ा था हमने। कल तक हमने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा था और वो सब है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग क्या होता है, डेंसर मीडियम में रखने पे लेंस का नेचर बदल जाता है, क्यों बदल जाता है ना, सब कुछ पढ़ा था। प्रिज्म के बेस की तरफ लाइट मुड़ क्यों जाती है, तो हमने एक लाइन बोली थी कि तेज चलने वाला धीरे चलने वाले की तरफ मुड़ जाता है, यही था ना? तेज चलने वाला धीरे चलने वाले की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चले आए कल, दो इक्वेशन लिख दिया था वेव का, a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t प्लस 5, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 था। उनको वेक्टर सम करके हमने देखा कि दोनों का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के फेज पे डिपेंड करेगा। ये आज भी फिर देख लिया था हमने वेक्टर तरीके से, और कल जो है कैसे कराया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब एनालिटिकल मेथड से। आज हमने वेक्टर तरीके से किया। ठीक है, अब ऐसा करके हमने देख लिया कि तुम मुझे फाई दो, मैं तुम्हें आई दूंगा, और उस पर एक दो क्वेश्चन भी कर लिए, उसके मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम में रिलेशन एंड जो भी वो सब पढ़ लिया, खत्म। उस पर दो तीन क्वेश्चन कर लिए कि रेशियो दिया है तो मैक्सिमम मिनिमम का इंटेंसिटी का क्या होगा, और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो दिया है तो I1 का रेशियो क्या होगा, यही ना, ये सब क्वेश्चन हो गया। फिर हमने उसके बाद मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ ली, मिनिमा की कंडीशन पढ़ ली, पार्ट डिफरेंस पढ़ लिया, फेज डिफरेंस पढ़ लिया, है ना, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पढ़ ली। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पे चले हैं और उसमें बेसिक समझा कि उसमें होता क्या है, स्लिट्स होते हैं, स्क्रीन होता है, दोनों के बीच की दूरी होती है, स्लिट के बीच की दूरी होती है, टाइप ऑफ स्लिट्स होते हैं, पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स में हाइपरबोलिक बनता है, लाइन सोर्स में लीनियर बनता है, पॉइंट सोर्स में सेंट्रल लीनियर बनता है, पॉइंट सोर्स में सेंट्रल क्या बनता है, बाकी सब क्या बनता है, हाइपरबोलिक, लेकिन लाइन सोर्स में सब हाइपरबोलिक नहीं, स्ट्रेट लाइन बनता है ना। स्टोरी बना ली। उसके बाद हमने एक लाइन पढ़ा, तुम मुझे एंगुलर पोजीशन दो, मैं तुम्हें पार्ट डिफरेंस दूंगा, d sin थीटा, कितना रट गया है। फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया कि एंगुलर पोजीशन की बजाय तुम्हें xn दो, yn दो, मैं तुम्हें पार्ट डिफरेंस दे दूंगा, और आगे एक्सटेंड करके इसको इंटेंसिटी से जोड़ दिया, बस ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थक गया, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इसलिए और